इस दुनिया में हर कोई आखिर में जो जानवर खाएगा वही बन जाएगा। किसी ने शार्क और कुत्ते खाए तो कुत्ता बनकर पागल खाने में पहुंच गया। किसी ने गोमांस और घोड़े का मांस खाया तो वो बन गया गाय घोड़ा, और पूरे 7 अरब लोग उससे नफरत करने लगे। 5 सितारा जनरल मैकार्थर ने भी अपनी राय दी कि वो अल्ट्रामैन और कोडाई को खाएगा, बन जाएगा रोशनी का योद्धा और दुनिया बचाएगा। बस क्योंकि दुनिया के अंत का वक्त आ गया था, हर इंसान को अपनी आखिरी खाई हुई जानवर की ताकत मिल जाएगी। लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में मैंने फ्राइड चिकन खा लिया था और मैं बन गया एक पीछे से बंधा हुआ चिकन। कुत्ता 2 साल और आधे तक जिंदा रहा, लेकिन नमी की वजह से मर गया। फिर जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो पाया कि मैं वापस उसी क्लासरूम में था और दुनिया के अंत तक सिर्फ 10 मिनट बचे थे। अब मुझे अपनी जान बचाने के लिए कोई ताकतवर जानवर खोजना था। मैं नहीं जानता था कि कौन सा जानवर खाऊं। तभी बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, बायोलॉजी क्लास। पिछली जिंदगी की यादें अचानक मेरे दिमाग में आईं। पिछली जिंदगी में झूठ मूठ में शू वेवेई ने बायोलॉजी क्लास में नंबर 1 पाने के लिए एक छोटा मगरमच्छ खरीदा था। लेकिन यही नन्हा सा मगरमच्छ बाद में एक विशाल बिजली के सम्राट में बदल गया और पूरे स्कूल के 30,000 छात्र बिजली के शिकार बन गए। यह सोचकर मैं तुरंत उस पिंजरे में रखा मगरमच्छ पकड़कर उसे निगल गया। भले ही मगरमच्छ मेरे पेट में हिल रहा था, मैंने दर्द सहकर उसे सहा। क्लास के लोग सोच रहे थे कि मैं पागल हूं, ये आदमी कितना घिनौना है। शू वेवेई, जिसने मेरा मगरमच्छ लिया था, बहुत गुस्सा था, और जो खेल समिति के अध्यक्ष झांग कियांग, जो शू वेवेई के साथ 2 साल से जलील रिश्ता रखता था, वो मेरी हिम्मत पर पानी फेरने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हें मार दूंगा तब तुम्हारे पेट से मगरमच्छ निकल के बाहर आएगा। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और सिर्फ बोर्ड की तरफ ध्यान दिया। एक अचानक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान पूरे सौरमंडल में छा गया और पूरी मानवता एक पल में अनंत अंधकार में डूब गई। आसमान में हमेशा एक खून की तरह लाल चंद्रमा टंगा हुआ था। जब झांग कियांग का मुक्का मेरे गाल से टकराया तो उसकी त्वचा जलती हुई गर्मी से झुलस गई। उस वक्त मुझे लगा मेरा खून उबल रहा है। 2 सेकंड से भी कम समय में मेरे शरीर पर नीली चमकदार चमक उभर आई और मेरे सिर पर ड्रैगन की पीठ जैसी संरचना बन गई। नाम लीशियान, स्तर पहला चरण। तुम्हारा दस्ता देव सैनिक डबल क्लिक थंडरब्लेड। तुम्हारा दस्ता दिव्य कवच बदलो लिंगजा आत्मिक कवच। तुम्हारा युद्ध आत्मा थंडर फोकस एक झटका। कौशल जिशियाओ थंडर, बैंगनी आकाश की बिजली। कौशल निगल लेना जिशियाओ थंडर। मैंने जो देखा उससे मैं हैरान नहीं हुआ कि यह जल डाकू पिछली जिंदगी में पूरे शानहाई इतिहास पर राज करता था। पता चला कि इसके पास सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि एक निगल कर विकसित होने की ताकत भी है। ये तो सच में एक चमत्कार था। अचानक मेरे पीछे से चीखों की आवाज आई। पलटकर देखा तो कई साथी चीख रहे थे, यहां तक कि मंच पर खड़े टीचर भी। लेकिन जिनकी मानसिक शक्ति कमजोर थी वो इस ऊर्जा के प्रभाव में आकर बर्बाद हो रहे थे और बर्बर जानवर बन रहे थे। मैंने देखा कि झांग कियांग के कपड़े अचानक फट गए और उसकी बॉडी बढ़ने लगी। आखिरकार वो 5 मीटर लंबा इंसान जैसा स्वर बन गया। उसने धीरे धीरे कहा, खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। फिर उसने पास खड़े कुछ छात्रों को उठाकर जिंदा निगलना शुरू कर दिया। हड्डियां टूटने की आवाज भी सुनाई दी। झांग कियांग की ये हरकत वहां मौजूद कॉलेज के छात्रों को डर के मारे हिलाकर रख दिया। जैसे ही लोग समझ पाते कि क्या हो रहा है और भागना चाहते थे, झांग कियांग ने 2 लोगों को पकड़ लिया। वे दोनों डर के मारे विनती करने लगे, भाई झांग, हमने तुम्हें जिंगयुआन होटल में बुलाया था, हमें छोड़ दो। लेकिन झांग कियांग की बॉडी पूरी तरह उस अजीब ऊर्जा के कब्जे में थी। वो इंसानी बात नहीं समझ पा रहा था। ठीक उसी वक्त झांग कियांग को खाने के लिए तैयार होते देख मैंने एक जोड़ी हरे रंग की चमकती आंखें देखी। मैं तुरंत पहचान गया, वो था डार्क नाइट कैट डेमन। की डार्क नाइट कैट डेमन पहली लेवल का बॉस होता है, खासकर जब ये म्यूटेशन शुरू हो रहा होता है। ज्यादातर म्यूटेटेड इंसान अपनी शक्तियों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाते और डार्क नाइट कैट डेमन की रात में देखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। डार्क नाइट कैट डेमन से लड़ना मतलब खुद को मौत के हवाले कर देना होता है। लेकिन मेरी याददाश्त में मैंने कभी डार्क नाइट कैट डेमन के बारे में सुना नहीं था, पर मैंने महसूस किया कि ये डेमन में इंसानी खुशबू भी थी। लगता है इंसान से बदलकर मैं चारों ओर देख रहा था। नीचे पेडिस्टल के पास कुछ बिल्ली बिल्ली नजर आ रही थी। लगता है ये डार्क नाइट कैट अंग्रेजी टीचर ने बनाया था। इसी पल मुझे अचानक समझ आया कि पिछली जिंदगी में मैं जागरूक होने के कारण पूरे क्लास में सस्पेंडर चिकन समझकर सबने मुझे अजीब समझकर क्लास से बाहर निकाल दिया था। इसलिए मैंने झांग कियांग और टीचर की विचित्र स्थिति का पता नहीं चला। सोच भी नहीं सकता था कि गलती से उन्होंने मेरी मदद कर दी।
लेकिन मैं सोच भी नहीं पाया कि डार्क नाइट कैट एक आवाज के साथ अचानक गायब हो गया और अगली ही सेकंड में हवा में प्रकट हुआ। उसने अपने नुकीले पंजे जोर से जांग क्यांग की आंख में मारा। जांग क्यांग का मोटा मोटा चेहरा तुरंत खून से भर गया और वो सुअर की तरह चिल्लाया। क्लास के बाकी बच्चे उस भयानक जांग क्यांग को देखकर खुशी से चिल्लाने लगे, छोटे बिल्ली, जल्दी जाकर इस बदसूरत राक्षस को मार डालो। लेकिन मेरी नजर में वे सब मूर्ख थे। डार्क नाइट कैट की आदतों को जानने के नाते मैं समझता था कि इसका मकसद क्या था। जब तक डार्क नाइट कैट जांग क्यांग को खत्म नहीं करता, बाकी सब उसकी दावत बन जाएंगे। इस वक्त जांग क्यांग कमजोर स्थिति में था। भले ही उसे सुअर की कठोर त्वचा की ताकत मिली थी, लेकिन डार्क नाइट कैट के हमले से वो काफी परेशान था। फिर जांग क्यांग बड़े कदमों से आगे बढ़ा और मुश्किल से डार्क नाइट कैट को क्लास के कोने में रोक पाया। अब डार्क नाइट कैट के पास छुपने की कोई जगह नहीं बची थी। जांग क्यांग ने अपना मुट्ठी जोर से उठाई, सीधे ही अंधेरी बिल्ली की एक टांग तोड़ दी। अंधेरी बिल्ली दर्द से चिल्लाने लगी। तभी 04 ने पीछे मुड़कर अपने पंजे ज्यादा से ज्यादा जोर से जांग क्यांग के चेहरे पर मारने शुरू कर दिए, सीधे उसकी आंखें फोड़ दी। ये देखकर मैं अपनी ताकत छुपाना बंद कर दिया। तू बड़ा ही चालाक निकला। यह दो-धारी छुरी इस वक्त मेरे हाथ में एक नई हथियार बन गई। जिजाओ शेनलई। अगले ही पल दो-धारी छुरी पर अनगिनत बैंगनी बिजली चमकने लगी। मैं झट से छलांग लगाकर छुरी जांग क्यांग की छाती में गड़ने लगा। बिजली की बर्बर ताकत जांग क्यांग के शरीर में दौड़ने लगी। 2 सेकंड से भी कम में जांग क्यांग बिजली से टुकड़े टुकड़े हो गया। जहां तक बात है कि मैंने जंगली सुअर की खासियत नहीं निगली, तो वजह यह है कि मुझे वो मेरे लिए कोई खास फायदा नहीं देती, और वैसे भी जांग क्यांग अक्सर मुझे तंग करता था। सो मैंने सोचा कि सीधे एक बार में काम खत्म कर दूं। मजबूत अंधेरी बिल्ली कांपती रही और मुझे घूरने लगी। तुम बड़े चालाक निकले, छुपते फिरते हो बहुत गहराई से। पर मैं बस हल्की सी मुस्कान दी, ऐठर पर कब्जा जमाते हुए। लेजियाओ दिहुआंग, मुझे निकल जा। अंधेरी बिल्ली ने लेजियाओ को देखकर डर महसूस किया और भागने की कोशिश की, लेकिन एक टांग टूटी होने की वजह से खड़ा ही नहीं हो पाया। लेजियाओ ने बड़ा मुंह खोला और अंधेरी बिल्ली को निगल लिया। मेरे शरीर में एक शुद्ध ऊर्जा का संचार हुआ। सचमुच निगलने के बाद मैं पहली लेवल से दूसरी लेवल पर पहुंच गया और मेरी टैलेंट लिस्ट में एक नई चीज जुड़ गई। क्लासरूम का दरवाजा जोर जोर से धमाकों के साथ खोला गया और एक दर्द भरी आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। वीवी, मैं हूं मैं। सुनकर शू वीवी ने अपना नाम सुना और क्लासरूम के दरवाजे के पास जाकर कांच भेद से देखा तो अपनी सबसे अच्छी दोस्त जो श्याओटिंग को देखा। उस वक्त जो श्याओटिंग के कपड़े फटे पुराने थे और खून ने कपड़ों को लाल रंग में रंग दिया था। हालत बहुत बुरी लग रही थी। उस वक्त शो वीवी का दिल दया से भर गया और वो दरवाजे के सामने रखी अलमारी को हटाने ही वाली थी। यहां तक कि कुछ लड़कियां जो शू वीवी और जो श्याओटिंग के करीब थीं, वो भी शू वीवी के पक्ष में खड़ी हो गई। अभी अभी तो मुझे लगा था कि वो बड़ा शेरदिल है, पर पता चला कि वो बस एक डरपोक निकला। सच में शर्मनाक। यहां तक कि क्लासरूम में बाकी लोग भी चुपचाप अनुमति दे रहे थे। मैं देख रहा था जैसे किसी की मौत देख रहा हो। मैंने सबको पहले ही मौका दिया था, अब मेरी बेरुखी को दोष मत देना। जब मैंने समझ लिया तो एक जोरदार लात से कैबिनेट और क्लासरूम का दरवाजा तोड़ दिया और बाहर निकल गया। दरवाजे के पीछे जो श्याओटिंग दीवार से टकराई, उसी वक्त मैंने अपनी डार्क नाइट कैट की ताकत से उसकी असामान्यता देखी। जो श्याओटिंग के पीछे बहुत सारी मकड़ी के जाले थे जो उसके नस नस को पकड़कर पूरी तरह से उसे नियंत्रित कर रहे थे। अगर मुझे अपनी डार्क नाइट कैट की खासियत नहीं मिलती तो आम आदमी इसे पहचान भी नहीं पाते। ऐसी स्थिति का मतलब सिर्फ एक हो सकता है कि हम सामने हैं उस किवदंती वाले दूसरे स्तर के कठपुतली मास्टर मकड़ी से, जो अपने कठपुतलियों को नियंत्रित करके साथियों को फंसाता है। यही उसकी मारने की चाल है। मैं भागकर पास वाले खाली क्लासरूम में गया। ये कठपुतली मास्टर मकड़ी मुझे सच में डरा रहा था। ये मकड़ी दूसरे स्तर की असामान्य प्राणी है जो आमतौर पर दूसरे सप्ताह में दिखाई देते हैं। मतलब अब ये एक पूरा हफ्ता पहले आ गया है। क्या ये पुनर्जन्म हुई तितली लड़की है? समय कम है, मुझे अपनी ताकत जल्दी बढ़ानी होगी। तभी उस तरफ से जो श्याओटिंग की भयानक चीख सुनाई दी, क्योंकि अब वो डरावनी मकड़ी की शक्ल में थी। उसकी गला रेंगाती हंसी निकली, आओ सब मेरे साथ खेलो, मैं बहुत अकेली हूं। संत बनने की चाहत रखने वाले कई लोग ये नजारा देखकर दंग रह गए। भागने ही वाले थे कि जो श्याओटिंग ने अपने जाले की लकीर फेंककर उन्हें पकड़ लिया। जब उन्होंने देखा कि वे खुद खाए जाने वाले हैं तो जोर जोर से रोने लगे, लेकिन चाहे वे कितना भी विनती करें, कठपुतली स्वामी मकड़ी के सामने उनकी कोई चल नहीं। जो श्याओटिंग ने जमीन पर चारों हाथ पैर फैलाकर एक पीली पीली बदसूरत सूरत दिखाई। बाकी छात्र पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जो श्याओटिंग ने जो चिपचिपा द्रव्य फेंका उससे वे बेहोश हो गए। वहीं कुछ लोग जागरण का इंतजार कर रहे थे, पर जो जागरण हुआ वो बहुत कमजोर था। दिन में 18 बार हो सकता है,
पर फिर भी उनकी ताकत कमजोर थी। वही कुछ लोग जागरण के बाद मजबूत बैल जैसी कड़ी हिम्मत पाने लगे। 20-30 छात्र बिना किसी ताकत के इस्तेमाल किए ही पकड़े गए। और इसी बीच शो विवेक मौका पाकर भाग निकला। उसने बिना झिझक मेरे क्लासरूम की तरफ दौड़ लगाई। खिड़की के नीचे खड़ा होकर मेरा नाम जोर जोर से चिल्लाने लगा। साथ ही उसने अपना मुंह बड़ा करते हुए अपनी सबसे खास बात भी दिखाने से नहीं हिचकिचाया। मैंने कहा, माना कि अभी मैंने गलती की, अब मैं माफी मांगता हूं, बस तुम दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। लेकिन मैं उसकी बातों से प्रभावित नहीं हुआ। कि मजाक उड़ाई, मैंने तुम्हें पहले भी मौका दिया था, लेकिन तुम लोग उसे बर्बाद कर गए। फिर जू वै ने जोरदार लात मारी और क्लासरूम का दरवाजा तोड़ दिया। जो शाउटिंग को दीवार से टकरा दिया और उसी वक्त एक तेज बिजली की चमक हुई। सीधे उसके सिर को बीच में 2 भागों में बांट दिया। फिर एक छोटी मकड़ी जो शाउटिंग के दिमाग से गिर पड़ी। यही छोटी मकड़ी थी जो शाउटिंग को कंट्रोल कर रही थी, जो उसके दिमाग में रहकर उसके शरीर को मकड़ी के जाले से नियंत्रित करती थी। और उसकी असली मां पुतली मकड़ी, जो पुतली मालिक थी, मानसिक शक्ति से इस छोटी मकड़ी को कंट्रोल करती थी। पुतली मालिक के बिना ये छोटी मकड़ी भी ज्यादा ताकतवर नहीं थी, इसलिए मैंने उसे एक बार में मार डाला। अगर मेरी याददाश्त सही है तो दूसरे स्तर की पुतली मालिक मकड़ी के 2 पुतली होते हैं, तो अब सिर्फ एक पुतली बचा है। ये सब निपटाने के बाद मैं क्लासरूम से बाहर निकला। तभी खाली गलियारे से एक तेज और डरावनी आवाज गूंजने लगी। मैंने जल्दी ही एक अजीब साया देखा जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो एक बड़ी मकड़ी थी जिसके 8 पैर थे और सिर पर इंसान जैसा चेहरा था। लगता था कि ये कोई दूसरी कठपुतली मालिक मकड़ी है। उसके पास 3 लड़कियां थीं जो मकड़ी के जाले में बंधी हुई थी। कठपुतली मालिक मकड़ी ने उन लड़कियों के सामने कुछ रखा और कहा, ये सब मेरी पसंदीदा खाने की चीजें हैं। हम अच्छे दोस्त हैं, अच्छी चीजें साथ मिलकर शेयर करनी चाहिए। लेकिन तीनों लड़कियां डर के मारे लगातार रो रही थी और कठपुतली मालिक मकड़ी को घूर रही थी। छोड़ दो हमें, छोटे बेईमान, दयालु बनो, हमें जाने दो। मैं अपनी गलती मानते हैं, हमें तुम्हें कभी परेशान नहीं करना चाहिए था। तीनों लड़कियां कांपती हुई रोते हुए मिन्नतें कर रही थी। आवाज सुनकर मैं थोड़ा पास आया, क्योंकि ऐसे नाटक देखना मेरा पसंदीदा काम है। लेकिन अगले ही पल कठपुतली मालिक मकड़ी ने अचानक चिल्लाया, खाओ खाओ, क्यों नहीं खा रहे हो? ये खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। तीनों लड़कियां डर के मारे एक भी आवाज नहीं निकाल सकी। तभी छोटी मकड़ी रूपी छोटे बेईमान ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। अब खुश हो? ये जो मैं हूं, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम लोग आज मुझे मकड़ी खाने के लिए मजबूर नहीं करते तो मैं इस हालत में नहीं होता। सच में तुम्हारा शुक्रिया। मुंह से तो धन्यवाद निकला, लेकिन सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। लगता है कि ये तीनों लड़कियां अक्सर छोटे बेईमान को परेशान करती थीं और उससे मकड़ी को सीधे खाने को कहती थीं। एक लड़की के लिए ये कितना बड़ा मानसिक आघात हो सकता है, सोचना भी मुश्किल है। अब समझ आया कि क्यों कठपुतली मालिक मकड़ी इतनी नफरत से भरा हुआ था। मैं मन ही मन सोच रहा था, ये तो बहुत ही क्रूर है, लेकिन मेरी ये सोच इतनी जोरदार थी कि कठपुतली मालिक मकड़ी ने उसे महसूस कर लिया। उसने पूछा, कौन वहां? मुझे यकीन नहीं था कि उसकी मानसिक शक्ति इतनी डरावनी होगी। कठपुतली मालिक मकड़ी ने अपने 8 बड़े पैर फैलाए और मेरी तरफ छलांग लगाई। सीधे मेरी छुपी कार के ऊपर आ गिरा। उसकी नुकीली ताकत ने कार को चीर दिया। ये कुतले वाला मकड़ी मालिक की रक्षा शक्ति वाकई डरावनी है। मेरी जादुई बिजली की ताकत उससे एक भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। अचानक मकड़ी के पेट से एक सफेद धुआं निकला, जो हवा से टकराते ही तुरंत मकड़ी के जाल में बदल गया और मेरे ऊपर टूट पड़ा। मैंने देख लिया था, इसलिए अब अपनी ताकत बचाने की कोई बात नहीं। सीधे अपने 2 बिजली के तलवारें निकालकर पूरी तरह से लड़ाई के मूड में आ गया। मकड़ी के हमलों का सामना करते हुए मैं पीछे हटने की बजाय बड़े कदमों से आगे बढ़ा और जवाबी हमला किया, क्योंकि मुझे हमेशा से यकीन रहा है कि सबसे अच्छा बचाव ही आक्रमण होता है। और जैसे मैंने सोचा था, मेरी बिजली के तलवारों से अनगिनत मकड़ी के जाले कट गए। साथ ही मैंने अपनी बिजली की शक्ति से जालों को आग लगा दी। फिर वो तेज आग मकड़ी के जाल के साथ साथ तेजी से आगे बढ़ने लगी। मैं पुतले का मालिक मकड़ी सबसे डरावनी हमला से डरता है। पुतले का मालिक मकड़ी घबराकर अपनी जाल की रेखा तोड़ देता है, लेकिन आग चारों तरफ फैल जाती है। अगले ही पल दिशा छिंकोछांग अंडरग्राउंड पार्किंग एक आग के समुद्र में बदल जाता है। पुतले का मालिक मकड़ी नाराज होकर जोर से चिल्लाता है। इस वक्त मैं मौका पाकर दिशा से बेसमेंट से भाग जाता हूँ। आग की लपटें आसमान छू रही थी और ये आग लगभग 2.5 घंटे तक जलती रही, फिर जाकर शांत हुई। लैशाओ तिहुआंग राइशियाओ सम्राट की मदद से मेरे शरीर पर पानी की एक परत छा गई, जिससे मैं आग से सुरक्षित रह सका और आग के बीच भी आराम से चल पाया। पहले जो लोग इधर उधर थे वे सब राख हो चुके थे
और वो पुतले का मालिक मकड़ी पूरी तरह जल चुका था। उसका रंग लाल हो गया था। हवा में अभी भी मांस की खुशबू तैर रही थी, लेकिन मुझे उस पर कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि ये जानवर इंसानों से बना था और मैं अपने जैसे लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। इसके बजाय ड्रैगन बहुत उत्साहित था। शायद उसने कभी पकाया हुआ खाना नहीं खाया था, इसलिए वो इतना जोश में था। जब मैंने हाँ में सिर हिलाया तो ड्रैगन तुरंत मकड़ी पर कूदा और खुशी खुशी खाने लगा। कुछ देर बाद मैंने अपनी क्षमता सूची में एक नई क्षमता देखी, मानसिक शक्ति नियंत्रण। इसके जरिए मैं मानसिक शक्ति से अन्य जीवों से बात कर सकता हूँ, यहाँ तक कि उनके शरीर को भी नियंत्रित कर सकता हूँ। ये क्षमता वाकई काम की लग रही थी, लेकिन एक बात मुझे सोच में डाल गई। हर किसी की क्षमता की अधिकतम सीमा क्या होती है? आखिरकार पिछले जीवन में मैं कुछ खास नहीं था। इस दुनिया के बारे में मुझे भी आधा अधूरा ही पता है। उस वक्त पूरा बड़ा स्कूल सुनसान था। स्कूल के कॉन्वीनियंस स्टोर के कांच के दरवाजे तोड़कर मैं अंदर गया और अपने बैग में कुछ खाने पीने की चीजें भर ली। ये शव अजीब जानवरों के मांस की बजाय मुझे इंसानी दुनिया के खाने पीने के सामान ज्यादा पसंद है। उसके बाद मैं शहर के अस्पताल पहुंचने वाला था, अपनी बहन शांग को देखने। अपनी ताकत कम होने की वजह से मैं बस खामोशी से अपनी बहन को ये शव अजीब जीव के आग में जलते देखता रहा। इस जिंदगी में मैं फिर कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे रात होने लगी, क्योंकि सीजी फंगडाओ मैग्नेटिक वाइंड कॉरिडोर ने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रभावित कर दिया था। अब वे काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं पैदल ही हाईवे पर शहर की ओर बढ़ने लगा। आधे रास्ते पर मैंने देखा कि एक आदमी मुझे हाथ हिला रहा था। वह जोर से मुड़ी हुई कार के दरवाजे को खींच रहा था ताकि दरवाजा खोले, और अंदर एक औरत घबराई हुई दरवाजे को थपथपा रही थी। उस आदमी की मदद के लिए वो चिल्ला रहा था, लेकिन मैं उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मोस से शमरिन फौजल अंतिम दुनिया में जीवित रहने का नियम का पहला कानून है कि अजनबियों की मदद बिना सोचे समझे मत करो। धीरे धीरे रात होने लगी। क्योंकि सीजी फंगडाओ मैं बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं, तो उसका लहजा बदल गया। बोला, भाई तुम्हारे दिल में थोड़ी दया नहीं है क्या? लेकिन अगले ही पल दरवाजा जोर से खुल गया और अंदर की औरत सांप की तरह अपनी पूंछ और शरीर के साथ बाहर निकल आई। और जो आदमी पहले गाड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा था, उसका शरीर आधा इंसान और आधा सांप जैसा हो गया। छोरे, तू तो फंसने वाला था, पर तू बच निकला। फिर भी तू हमसे खाए जाने से नहीं बच पाएगा। यह देखकर मुझे कोई डर नहीं लगा। महिला सांप राक्षसी ने मेरी निश्चिंतता देखकर सतर्क हो गई, क्योंकि पहले जो इंसान उनसे मिले थे वे उनकी शक्ल देखकर डर के मारे पांव तले जमीन खिसका बैठे थे। पर मैं बस ठंडे दिमाग से बोला, साधारण इंसान की बात कर रहा हूं। पुरुष सांप राक्षसी तुरंत गुस्से में आ गया और काले सांप की पूंछ से मुझे मारने लगा। मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं, और जब पूंछ मुझे लगने वाली थी, मैं पल भर में गायब हो गया। इतने सालों के जीवन मरण के संघर्ष ने मेरी प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक बना दी थी। मैंने जोर से कहा, बस ठीक है, मैं भी इस दूसरे स्तर के चरम को आजमाना चाहता हूं। और तुरंत ही मैं महिला रूप में बदल गया। साथ ही मेरे हाथ में 2 कांटे जैसी बिजली के चाकू आ गए। एक चमकदार रोशनी के साथ तेज चाकू सीधे पुरुष सांप राक्षसी के चेहरे पर वार करने लगा, लेकिन वह वार एक सफेद सांप की पूंछ पर लग गया। उसके मजबूत स्केल से टकराकर जोर की आवाज हुई। मेरी पत्नी, वह महिला सांप राक्षसी, मेरी चाल को रोकते हुए पुरुष सांप राक्षसी को समझाने लगी, हम दोनों उसकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं, जल्दी भाग चलो। कहना पड़ेगा, वह महिला सांप राक्षसी भी समझदार निकली। मैंने हमला किया तो उसने हमारी ताकत के अंतर को समझ लिया, लेकिन पुरुष सांप राक्षसी हार मानने को तैयार नहीं था। उसे विश्वास था कि अगर वह मुझे खा गया तो उसकी ताकत जरूर बढ़ जाएगी और उसे उन बदसूरत साधुओं और बुजुर्ग भिक्षुओं से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। आई शहर पर कब्जा करना भी आसान समझता था। महिला सांप राक्षसी की आंखों के कोने से आंसू बहने लगे और उसके दिल में इंसानों के लिए नफरत इस वक्त अपने चरम पर थी। चाहे जो भी हो, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। उस वक्त वे सोच रहे थे कि मैं उनके साथ बदतमीजी कर रही हूं, बुरी हूं। जैसे ही उसने ये कहा, दोनों की ताकत अचानक बदल गई। एक भयंकर जीव अचानक बाहर आई। काले और सफेद 2 सांप की देह जोरों से बढ़ने लगी। लंबाई लगभग 100 मीटर के करीब पहुंच गई। भले ही उनकी ताकत सिर्फ पहली श्रेणी की थी, लेकिन उनकी आभा दूसरी श्रेणी जैसी लग रही थी। ये पूरी तरह से असाधारण जीव की असली शक्ल थी। मैं अब और बेपरवाह नहीं रह सकता था। सीधे अपने लै चाओ तीवान तूफानी बादल सम्राट को बुलाया। लै चाओ तीवान की देह भी उसी तरह बड़ी थी, पूरी तरह से सांप जैसी, और उसके चारों ओर बैंगनी बिजली घूम रही थी। वो कोई सुनहरी ड्रैगन तो नहीं था, लेकिन उसके में ड्रैगन जैसा कुछ रूप जरूर था। वैसे भी ड्रैगन में बदलना नामुमकिन नहीं, लेकिन इसके लिए कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तभी वो उस प्रसिद्ध 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन में बदल सकता है। काले और सफेद अजगर शायद सोच भी नहीं पाए कि मैंने ड्रैगन को काबू कर लिया है।
उनके सोचने से पहले मेरी लै चाओ बिजली की तलवार उनकी ओर चल पड़ी। साथ में जीशाओ शन लै बैंगनी आकाश की देवताओं की बिजली भी साथ थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जीशाओ शन लै उनके लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उनके मजबूत खाल पर सिर्फ तलवार के निशान पड़ रहे थे। काली अजगर ने घमंड से हंसते हुए कहा, बिजली हमारे लिए बेकार है। लगता है जीशाओ शन लै उनके खाल वाले असाधारण जीवों के खिलाफ ज्यादा असरदार नहीं था। काश मेरी अपनी जीशाओ शन लै उन खाल वाले जीवों को साफ कर पाती। इस वक्त काले और सफेद अजगर बाईं और दाईं तरफ कूद पड़े। जो पहले ही खून से सना हुआ था, रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। अगर कोई और होता तो अब तक पूरी तरह घबरा जाता, क्योंकि आंखों के सामने सब कुछ गायब हो गया था। लेकिन मैं अपनी रात के बिल्ली के बच्चे जैसी खास ताकत पर भरोसा करता हूँ। चाहे अंधेरा कितना भी घना हो, मैं सब कुछ साफ साफ देख पाता हूँ। काले और सफेद अजगर मेरे चारों ओर लगातार घूम रहे थे। लगता था कि वे मुझे जिंदा दबा धकाकर मारना चाहते हैं। पर वे मेरी लईशाओ तिहुआंग, बिजली के आकाश के सम्राट को भूल गए, जो बादलों पर सवार था। लईशाओ तिहुआंग ने ड्रैगन जैसी गर्जना की, और अगले ही पल एक बिजली की गड़गड़ाहट सीधे अजगर की देह पर गिरी, जैसे कोई रोक न सकने वाला स्वर्गीय दंड हो। बिजली लगने के बाद काले और सफेद अजगर दर्द से चिल्लाए और अपने मुंह को ताना। सिर्फ इस एक आवाज से ही दोनों की हालत बिगड़ गई थी। नाखुश काले सफेद दो सांप जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े और हिलने डुलने लायक भी नहीं रहे। तलवार से टकराकर मैं पूरे बदतमीज अंदाज में उन्हें देख रहा था। तुम्हें यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, खासकर ये सोचकर कि मैं ली चियान और लई दाई अपनी शक्ति से उन्हें नष्ट कर दूंगा। लई जियाओ ने मेरी हुक्म सुनते ही तुरंत उन्हें निगलना शुरू कर दिया। कुछ ही पल में शुद्ध ऊर्जा मेरे शरीर में लौट आई। अब दूसरे स्तर का ताला पूरी तरह खुल चुका था। जैसे ही तीसरे स्तर की ऊर्जा छोड़ी, सड़क पर उड़ रहे कारे भी हवा में उड़ गए। तलवार से टकराए मैं जमीन की तरफ जोरदार मुक्का मारा, जिससे जमीन हिल गई, मगर मुट्ठी पर एक भी खरोच नहीं थी। मैंने आखिरकार 3 बार कोशिश की और फिर आगे बढ़ता रहा। लगभग 1-2 मिनट चलने के बाद मैंने देखा कि एक हस्की थका हुआ और दम तोड़ता हुआ एक कार की पीछे वाली सीट पर पड़ा था। मुझे हैरानी हुई कि यह हस्की पूरी तरह से ठीक था, जबकि आमतौर पर मैग्नेटिक स्टॉर्म से गुजरने के बाद ब्लू प्लैनेट के सारे जीवों में कुछ न कुछ असर होना चाहिए था। तो मैंने उस हस्की को बाहर निकाला। ऐसे ही मैं फिर से अपनी बहन को खोजने की यात्रा पर निकल पड़ा। जल्दी ही मैं एक हाईवे सर्विस एरिया पर पहुंचा, जहां मैंने देखा कि कुछ टैटू वाले बड़े बड़े लोग एक नए जन्मी मां के आसपास गुस्से से घिरे हुए थे। वो महिला बच्चे को कसकर अपने सीने से लगाकर रखे हुए थी। मेरा बच्चा है, आप लोग मेरे बच्चे को क्यों छीनना चाहते हो? उसने रोते हुए पूछा। लेकिन अकेली महिला का कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ बड़े पुरुषों ने उसे दबा दिया। एक आदमी ने उसे जोर से जमीन पर लात मारी और उसके साथ ही उस महिला के गोद में से बच्चे को छीन ले गए। मैंने सोचा, मैं तुम लोगों से लड़ूंगा। लेकिन जब मैंने जमीन पर बैठी उस महिला को देखा जो बुरी तरह रो रही थी, तो उसने उठकर मुट्ठी बांध ली और काले कपड़ों वाले लोगों की तरफ दौड़ी। लेकिन उन्हें एक तेज स्टील की छुरी ने पेट में खौंप दिया। पास खड़े लोग तो डर के मारे लगभग पांव तले जमीन खिसक गई। नतीजा ये हुआ कि एक टैटू वाला लड़का अचानक मेरी तरफ इशारा करके बोला, यार जल्दी यहाँ आ जाओ। मैं सोच रहा था झगड़ा करने से अच्छा है बात न बढ़ाऊं, इसीलिए उसकी बताई जगह पर चला गया। लेकिन उसने मेरी पीठ के पीछे रखा बैग उठा लिया और उसमें हाथ डालते ही सो रहा हस्की कुत्ता जाग गया और उसे काट लिया। टैटू वाला लड़का दर्द से चिल्लाया, बाकी उसके गुंडे हथियार निकालकर मेरे चारों तरफ घेर गए। टैटू वाले ने भी चिल्लाते हुए कहा, दोस्तों इंसान को मार सकते हो, लेकिन उस कुत्ते को जिंदा पकड़कर हमारे बॉस को देना है ताकि उसे कुछ नया मजा मिले। थोड़ी देर बाद पता चला कि ये सब लोग पहले दर्जे के चेंज्ड वाले हैं। उसने धमकी दी, छोरे कुत्ते को दे दे वरना आज ये यूलोंग गैंग तुझे नरक भेज देगा। विरोधी की दबंगई देखकर मैं बिल्कुल नहीं घबराया। बस मेरे दिमाग में ख्याल आया और मेरी पीठ पर एक बिजली जैसा ड्रैगन प्रकट हो गया। बिजली ड्रैगन को देखकर वहां के कई लोग, जिनमें मेरे चारों तरफ खड़े गुंडे भी थे, डर गए। लेकिन फिर भी जब उन्होंने अपनी संख्या ज्यादा देखी तो फिर से हिम्मत जुटा ली। उसी वक्त एक गुंडा मेरी पीठ पीछे से झपटा मारना चाहता था, मगर वो मेरी मौजूदगी से अनजान था। ताकत कम होने की वजह से उसने अपने ही जैसे लोगों पर नजरें गड़ाईं। तभी सर्विस एरिया में रास्ता रोककर हमला किया और बहुत चूजी भी था। सिर्फ छोटे बच्चों को नहीं खाता था, बूढ़ों को छोड़कर। उसी वक्त सर्विस एरिया के बाहर एक गुट छोटे कारामी थे, जिन्हें मैंने एक गोली में खत्म कर दिया। यहां तक कि उनके शव भी राख हो गए। जब मैं अगले साथी पर हमला करने ही वाला था, तभी एक गहरा नीले रंग की कवच पहने हुए व्यक्ति मेरी नजरों के सामने आ गया। ये शख्स था यूलोंग गैंग का मुखिया लिन यू। ये बंदा वाकई सुपरनैचुरल था और कम से कम एक दिन में ही कवच की ताकत को काबू कर चुका था। इस आपदा को ई-ब्यान असामान्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि असामान्यता का रास्ता अनिश्चित होता है, इसलिए इसे ई-ब्यान कहा जाता है। कुछ लोग ई-ब्यान होकर सुपरनैचुरल बन जाते हैं। कुछ लोग जब जानवर में बदल जाते हैं तो वे गहरे गर्त में गिर जाते हैं और ऐसे दानव बन जाते हैं
जिन्हें हर कोई मारना चाहता है। आखिरकार जानवर और इंसान का मेल देखकर हर कोई घिन महसूस करता है। अगर इसकी तुलना करें तो म्यूटेंट जानवरों की बदसूरती से सुपर डांसर कहीं ज्यादा अच्छे दिखते हैं। ठीक इसी वजह से बाद की पीढ़ियों में डांसरों की बहुत इज्जत होती है। और मेरे जैसे जो जानवरों की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें बाद में सब पूर्व जानवर कहते हैं। अगर कोई अलग जानवरों द्वारा कंट्रोल हो तो ये सामने वाला आदमी इतना आराम से इसका सामना कर रहा है, ये सच में मेरी उम्मीद से परे है। लगता है इस बंदे का लेवल मुझसे भी ऊपर है। झांसा देकर उसने मुझे तुरंत लड़ाई की स्थिति में डाल दिया। नीले कवच में लिपटे लिन यू भी कम नहीं था। उसने तुरंत अपना हथियार बुलाया और फटाफट मेरा सामना करने के लिए दौड़ा। धातु की टकराहट की आवाज आई। उसकी वार को मैंने आराम से रोका। ये देखकर लिन यू के दिल में बेचैनी छा गई। वो जल्दी से अपना हथियार वापस खींचना चाहता था ताकि मुझसे दूरी बना सके, पर अफसोस देर हो चुकी थी, क्योंकि मैंने वार रोकते ही तुरंत शेनले दिव्य बिजली चला दी थी, जो जहाज के द्वीप से होकर सीधे लिन यू के कवच में घुस गई। लिन यू जानबूझकर गिर पड़ा और कवच की स्थिति से बाहर आ गया। उसकी आंखों में नाखुशी और गुस्सा था, जैसे कह रहा हो, क्यों मेरा लेवल तुमसे कम है, फिर भी तुमने मुझे इतनी आसानी से हरा दिया। अब से यूलोंग बंग के सारे लोग मेरे ली क्यान के गुलाम हैं। अगर तुम लोग मेरी हुकूमत के खिलाफ जाओगे तो तुम्हारा अंजाम तुम्हारे पुराने बॉस जैसा होगा। अब से हमारा नाम लेलोंग जितवान होगा। यूलोंग बंग के लोग हालात देखकर समझ गए। तुरंत नीचे झुककर कहने लगे, मालिक, आपकी दया के लिए शुक्रिया। हम आपकी वफादारी तक मर मिटेंगे। इतना सोचते ही भीड़ में से एक लड़का जो शानहाई डायाश की यूनिफॉर्म पहने था बाहर निकला। उसने मुझे देखकर, जो कॉलेज का छात्र लग रहा था, घमंड से कहा, मेरे पापा शानहाई फांडीतार कंपनी के चेयरमैन हैं। अगर तुम मुझे घर छोड़ दोगे तो जो भी कीमत होगी मैं दूंगा। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है और बेहतर होगा तुम लोग इस रास्ते पर न चलो, क्योंकि शानहाई सिटी के पूर्वी इलाके में एक सेना की टुकड़ी है। तुम्हारी जान माल मेरी चिंता में नहीं। मेरी इस बेरुखी से कुछ लोग सहमत नहीं हुए। एक चश्मा पहने आदमी आगे आया और बोला, तुम कॉलेज में हो और समझदारी नहीं सीख पाए? यहां तुम सबसे ताकतवर हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सबको यहां से सुरक्षित निकालो। भीड़ के कई लोग उसकी बात से सहमत हुए, कुछ तो सीधे मुझ पर भी सवाल उठाने लगे। मैंने सोचा, अब वक्त आ गया है सबक सिखाने का। फिर मैं बिजली की तरह तेज तलवार की आभा बनाई। जैसे ही कोई तलवार छूना चाहता, मैं उसे तुरंत काट देता। चश्मा वाला आदमी का सिर कट गया और पूरी भीड़ एकदम खामोश हो गई। किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद मैं सर्विस एरिया के कॉन्वीनियंस स्टोर की तरफ बढ़ा। मेरे पीछे मेरा साथी जैंग ज्वांग भी था। जैसे ही हम अंदर गए, मैंने देखा कि आग पर एक बड़ा बर्तन टंगा था और उस बर्तन में उबल रहा था। वर्तमान में मैं लगभग उल्टी कर बैठा। तुरंत ही मैंने अपने चेलों को पीछे हटने का आदेश दिया। सब कुछ सहजने के बाद मैंने लोगों की गिनती की। मेरे अलावा सिर्फ 15 साथी थे, जिनमें से 2 पहले के प्रमुख थे। नंबर कम थे, लेकिन उनकी मौजूदगी से मेरा काम काफी आसान हो गया। फिर मैंने एक वरिष्ठ नेता जैसी गरिमा दिखाते हुए पूछा, तुम सबकी खास ताकत क्या है? मेरे नीचे बैठे चेलों ने एक एक करके अपनी ताकत बतानी शुरू की, लेकिन मुझे निराशा हुई, क्योंकि ये सब पूर्व शिकारियों जैसे लग रहे थे। अब सिर्फ 2 प्रमुख बचे थे जिन्होंने अपनी ताकत का परिचय दिया। मालिक, मैं झांग हूँ, लांग बांग के बाघ मंडल का प्रमुख। मैंने श्वेत बाघ कवच को जागृत किया है। झांग हू ने मन में एक बार सोचा और उसके पूरे शरीर पर सफेद कवच छा गया। मालिक, मैं वांग नू हूँ, लांग बांग के जुआक मंडल का प्रमुख। मैंने अग्नि पक्षी कवच को जागृत किया है। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि ये दोनों सुपर निपुण हैं। इन्हें मैं अपनी मुख्य ताकत बनाने पर विचार कर सकता हूँ। जांग हो, वांग यू, तुम दोनों अब से ले लांग ऑपरेशन टीम की पहली और दूसरी टीम के कप्तान हो। आगे से तुम दोनों मेरी आज्ञा के बिना कोई कदम मत उठाना। जो भी मेरी अनुमति के बिना तुम्हें छूने की कोशिश करेगा, चाहे वो कहीं भी छिपा हो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। समझे? सभी साथी एक साथ अनुशासित होकर मेरे सामने झुक गए। हम सब अपनी जान देकर मालिक का साथ देंगे। इस तरह ले लांग समूह की नींव औपचारिक रूप से रखी गई। हालांकि ले लांग समूह के ज्यादातर सदस्य अपनी जन्मजात शक्तियों में निपुण नहीं थे, लेकिन मेरी 3 दिन 3 रात की ट्रेनिंग के बाद वे अपने मूल हथियारों को बुला सकते थे। दूसरे दिन सुबह जल्दी, जब अभी अंधेरा था, तो थंडर ड्रैगन की पहली और दूसरी टीम पूरी तरह से इकट्ठा हो चुकी थी। इसके बाद हम सीधे शहर के चौंठन की ओर निकल पड़े। बहुत जल्द हम शहर के पश्चिमी इलाके में पहुंच गए। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सांग हाइशे के पश्चिम में है। अचानक किसी ने मुझे जोर से पकड़ लिया और सीढ़ियों से बाहर खींच लाया। सामने खड़ी थी एक लड़की, स्कूल की यूनिफॉर्म में। उसने गुस्से में कहा, तुम ऊपर जाकर अपनी मौत चाहते हो क्या? ऊपर तो वही बाई शाओफे रहता है। लड़की की इतनी गुस्से भरी बात सुनकर मैं थोड़ा हक्का बक्का हो गया। मैंने पूछा, बाई शाओफे कौन है? मेरी पिछली जिंदगी की यादों में ऐसा कोई नाम नहीं था। लड़की ने मेरी उलझन देखकर धीरे से समझाया, मेरा नाम छुई शुए है।
मैं शांघाई यूनिवर्सिटी की छात्रा हूं। तुम्हें शांघाई यूनिवर्सिटी का लग रहा है, इसलिए तुम्हें अच्छे से आगाह कर रही हूं कि ऊपर मत जाना। अगर तुम बाई शाओफे को नाराज कर दोगे तो तुम्हारा हाल बहुत खराब होगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनकी टीम में शामिल होना चाहता हूं। टीम बाहर जाकर सामान इकट्ठा करती है और बाई शाओफे को देती है। बाकी का सामान वे अपने बीच बांट लेते हैं। उसकी बातों से पता चला कि बाई शाओफे से सब बहुत डरते हैं। शायद उन्हें भी अपने शरीर बदलने वाली ताकत का पता है। मैं कोई हलचल ना मचाऊं, इसलिए धीरे धीरे हालात समझने का फैसला किया और अपना नाम बता दिया। कुछ ही देर में छुईशुए के साथ मैं एक कमरे में पहुंचा जहां और भी लोग बैठे थे। छुईशुए ने बताया, ये ली चियन है, अब से तुम सब साथ मिलकर लड़ोगे। बाकी लोगों के चेहरे पर जैसे नाखुशी साफ झलक रही थी। एक बड़ा और मजबूत कद वाला आदमी सबसे पहले खड़ा हुआ। उसकी नजरें ठंडी थी। उसने कहा, सबसे पहले मैं एक बात साफ कर दूं। तगड़ा और मजबूत छुईशुए ने छाती थपथपाते हुए भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से सक्षम हूं छोटे भाई की रक्षा करने के लिए। वो मजबूत आदमी तुरंत अपने हाथ थपथपाने लगा। चलो सब तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। हमारा मकसद था वांगफुजिंग सुपरमार्केट। जल्दी ही मैं उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में वो ताकतवर आदमी आगे चल रहा था, रास्ता बना रहा था। उसकी ताकत किसी पावर टाइप टैलेंट जैसी लग रही थी। दोनों हाथों के मसल्स उभरे हुए थे। एक मुक्का मारते ही सामने खड़े म्यूटेंट बीस्ट को दूर फेंक दिया। साफ था कि उसकी लेवल 2 तक पहुंच चुकी थी। इतने कम दिनों में लेवल 2 तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं थी। रास्ते में छुईशुए ने मुझे बताया कि यह ताकतवर आदमी, जिसका नाम ली योंग था, पहले अंडरग्राउंड बॉक्सर था। आमतौर पर ठंडे और अकेले स्वभाव का था, लेकिन जब जरूरत पड़ती थी तो हमेशा आगे आता था। ली योंग के दमदार नेतृत्व में 2 मिनट से भी कम समय में हम वांगफुजिंग सुपरमार्केट पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट था जहां दुनिया भर की लगभग हर चीज मिलती थी। लेकिन जैसे ही हमने दरवाजा खोला, अचानक एक तेज आवाज गूंज उठी, अगला। एक बर्फीले सफेद कुत्ते जैसे म्यूटेंट बीस्ट ने हम पर अटैक कर दिया। उसका आकार एक परिपक्व शेर से भी बड़ा था और उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। ली योंग, जो आगे चल रहा था, उसे समझने का मौका भी नहीं मिला कि वो विशाल कुत्ते जैसा जीव उसके ऊपर से छलांग लगा चुका था। ऐसे नाजुक पल में एक सुनहरे रंग का आदमी झट से आगे बढ़ा और म्यूटेंट से भी तेज गति से एक मुक्का मारा। उसकी पंच म्यूटेंट के कमर पर लगी और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। छुईशुए ने फिर बताया कि यह सुनहरे रंग वाला आदमी, जिसका नाम जू याओजी था, पहले एक एथलीट था, लेकिन जू याओजी ने मुझ पर ताना मारा। शुक्र है कि मैं यहां हूं, वरना पूरा दल खतरे में पड़ जाता। हालांकि इंसानी शरीर में बदलाव आ गया है, फिर भी ये दवाइयां कुछ हद तक असर करती हैं। ली योंग द्वारा दी गई लिस्ट के हिसाब से मैंने जल्दी से दवाइयां एक खाली कप में रख दी। मैं आराम से दवाइयां लेते हुए सुपरमार्केट के आसपास की स्थिति देख रहा था कि अचानक एक दर्दनाक चीख उठी। भले ही उनके साथ मेरा वक्त कम था, लेकिन वो आवाज मैं कभी नहीं भूल सकता था। वो जरूर छुईशुए की आवाज थी। मैं तुरंत नीचे की मंजिल की ओर भागा जहां छुईशुए थी। जब मैं पहुंचा तो देखा कि वो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। ली योंग और बाकी लोग भी डर के मारे कांप रहे थे। ध्यान से देखा तो सामने 3 मीटर लंबा एक बदबूदार चूहा राजा खड़ा था। अफसोस की बात यह है कि चूहा राजा ने मुझे उन्हें बचाने का मौका नहीं दिया। उस बड़े चूहे ने अपने शरीर को हिलाया और उसके ऊपर से हजारों चूहे गिर पड़े, जो एक लहर की तरह जमीन पर पड़े तीनों लोगों की तरफ बढ़े, साथ ही एक कमजोर करने वाली जहरीली गैस छोड़ी। ठीक उसी वक्त जमीन पर पड़े जू याओजी ने हिम्मत जुटाई और खड़ा हो गया। एक मुक्का मारा और चूहों की लहर में एक छेद कर दिया। लेकिन चूहे जैसे अनंत थे। थोड़ी ही देर में हजारों चूहों ने जू याओजी को घेर लिया। वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा था, जैसे कोई इंसानी चूहा हो। ये काले चूहे उसके शरीर पर बेकाबू होकर काटने लगे। एक कड़क आवाज आई, उसके चेहरे का एक टुकड़ा फटकर गिर गया। 3-4 चूहे उसे खा गए। फिर 5-6 काले चूहों ने तेज दांतों से जोर से काटा, हड्डी टूट गई और उसकी एक बाजू अलग हो गई। ताजा खून देखकर चूहों की सेना और भी ज्यादा उत्तेजित हो गई। बस एक पलक झपकते ही चूहा राजा उस घाव से जू याओजी के शरीर के अंदर घुस गया। स्वर दोस्त जीलेन चिल्लाने तक नहीं पाई कि वह एक सफेद हड्डियों वाली महिला बन गई। वह सामने की इस नजारे को देखकर विश्वास नहीं कर पा रही थी। चूहों की फौज जैसे टिड्डियों की तरह स्वर दोस्त को पूरा खा गई। सामने ही छुईशुए और ली योंग खड़े थे। चूहों की फौज अब दोनों की तरफ बढ़ रही थी। ली योंग ने जो कुछ अभी देखा था, उससे उसका दिल घिन से भर गया। भले ही वे दोनों सिर्फ 2-3 दिन साथ रहे थे, लेकिन वे एक दूसरे के लिए जान देने वाले थे। ली योंग ने चूहा राजा के जहरीले गैस के असर को झेलते हुए अपनी मुट्ठियों से बार बार जमीन पर आ रहे चूहों की फौज को कुचल दिया। लेकिन फिर भी एक चूहा बच निकला और सीधे उसके चेहरे पर कूद गया
और उसके चेहरे को जोर से काटने लगा। ये दर्द से लियोंग के दांत निकल आए। लियोंग के हाथ की मांसपेशियां अचानक फूली और जोर से दबाते ही उसने हाथ में पकड़ रखा चूहे को कुचल दिया। अचानक उसने देखा कि मैं तेजी से सीढ़ियां उतर रहा हूं। लियोंग दर्द सहते हुए जोर से चिल्लाया, छोटे भाई, आओ, सुई शेयन और बाकी को ले जाकर बचाओ। तुम लोग मेरी चिंता मत करो। उसके चिल्लाने पर जो चूहे राजा बहुत देर तक हिले नहीं थे, तुरंत खेल तमाशे का मन छोड़कर चूहों की फौज ने हमला रोक दिया और तुरंत मुड़कर चूहे राजा की तरफ वापस आ गए। चूहे राजा सीधे खड़ा हो गया और सामने लियोंग को घूरने लगा। इतने बड़े चूहे राजा को देखकर लियोंग के मन में डर बैठ गया। ये जानवर उसने कभी देखा ही नहीं था। कद के हिसाब से चूहे राजा कम से कम 5 मीटर ऊंचा था, लेकिन लियोंग ने डरकर पीछे हटने की बजाय अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक दी। दोनों हाथों की मांसपेशियां तेजी से फूली। एक कूद लगाकर लियोंग चूहे राजा के सामने पहुंचा और मुक्का उठाकर मारा, लेकिन चूहे राजा ने बचाव तक नहीं किया, सीधे मुक्का खाया और फिर नीचे पड़े लियोंग को नजरों से पकड़ा। लियोंग अपनी मुट्ठी को घूरते हुए सोचने लगा, क्या तीसरे स्तर का दरअसल इतना मजबूत था कि उसकी पूरी ताकत वाला वार भी कोई असर नहीं कर पाया। एक निराशा की लहर उसके दिल में उठी। उसने बिना पीछे मुड़े फिर से चिल्लाया, तुम लोग जल्दी करो, मैं ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट और टिक सकता हूं। लियोंग की आवाज में मैं एक कदम और निराशा महसूस कर सकता था। जब मैं समय पर पहुंचा और जिशियाओ शेनले से चूहे के राजा के आगे के रास्ते पर 2 बड़े गड्ढे बना दिए, तो चूहा राजा डर के मारे बार बार पीछे हटने लगा और हिम्मत नहीं की कि अपने शरीर से इस वार को सीधे ठेले। मैंने देखा तो मैंने डबल रिज थंडर स्वॉर्ड बुलाया और तुरंत चूहे के राजा के दाहिने तरफ दौड़ा। लेकिन ये चूहा राजा बहुत चालाक था। उसने देखा कि मैं बिजली की तलवार लेकर पास आ रहा हूं, तो उसने तेजी से अपने पैर जमाए और मुझ पर जोरदार वार किया, जिसे मैं मुश्किल से संभाल पाया। स्थिति ठीक नहीं लग रही थी तो मैं तुरंत पीछे हट गया। लग रहा था कि ताकत में मैं इस लड़ाके से नहीं जीत सकता, इसलिए दिमाग लगाना पड़ेगा। इसी बीच यानजी जल्दी जल्दी आकर चुइक सुए के पास खड़ी हुई और अपनी खास ताकत से उसकी चोट ठीक करने लगी। मैं और चूहे का राजा कई बार भिड़े, लेकिन चूहा राजा मेरे सामने चिल्ला नहीं पाया। हजारों चूहों की शौर बढ़े मेरे सामने तेजी से झुंड बना रहा था। मैंने देखा तो मैंने डबल रिस्ट थंडर स्वॉर्ड बुलाया और तुरंत चूहे के राजा के दाहिने तरफ दौड़ा। लेकिन यह चूहा राजा बहुत चालाक था। उसने देखा कि मैं बिजली की तलवार लेकर पास आ रहा हूं, तो उसने तेजी से अपने पैर जमाए और मुझ पर जोरदार वार किया, जिसे मैं मुश्किल से संभाल पाया। स्थिति ठीक नहीं लग रही थी तो मैं तुरंत पीछे हट गया। लग रहा था कि ताकत में मैं इस लड़ाके से नहीं जीत सकता, इसलिए दिमाग लगाना पड़ेगा। इसी बीच यानजी जल्दी जल्दी आकर चुइक सुए के पास खड़ी हुई और अपनी खास ताकत से उसकी चोट ठीक करने लगी। मैं और चूहे का राजा कई बार भिड़े, लेकिन चूहे का राजा मेरे सामने टिक नहीं पाया। हजारों चूहों की शौर मेरे सामने तेजी से झुंड बनाकर आ रही थी। मैंने देखते ही अपने दोनों बिजली के चाकू अपनी पीठ में वापस घोंप लिए और फिर बैंगनी बिजली से बनी एक ऊर्जा के गोले को चूहों की शौर पर फेंक दिया। क्योंकि चूहों के बीच बिजली का संचार होता था, जल्दी ही बड़ी संख्या में चूहे जमीन पर दबकर मर गए। वाकई ये बिजली का गोला चूहों की शौर को हराने के लिए एकदम सही था। यानी कि मेरी जान बचाने के लिए कोई यान अपने इलाज में लगा हुआ था। मैं जल्दी ही बेहोशी से बाहर आ गया। चूहों का राजा गुस्से में फूटा और जोर से गरजा, फिर जोर से छलांग लगाकर अपनी तेज पंजों से मुझ पर हमला कर दिया। मजबूत मैंने बिजली के शेर राजा को बुलाया, जिसकी तेज पंजों ने चूहे के राजा को मारकर पीछे ढकेल दिया। चूहों की फौज भारी क्षति के बावजूद मेरे ऊपर धावा बोलती रही। जब मैंने बिजली के गोले से फिर से हमला किया तो जमीन चूहों के शवों से भर गई। मजबूत मैंने इसे बर्बाद होते देखकर जमीन पर पड़े म्यूटेंट चूहों को एक ही बार में निगल लिया। जैसे ही वे बिजली के शेर के मुंह में गए, मुझे अंदर से नई ऊर्जा महसूस हुई और मेरा शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। मेरी पहनी हुई हालिंग ग्यात धीरे धीरे सुनहरे रंग में बदल गई और अगले ही पल एक पूरी कवच में बदल गई। मैं सच में सुपर हीरो बन गया था।